बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। हम हर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली कोड ब्लॉक्स के ऊपर करके देखेंगे। तो आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए सबसे पहले हम चैप्टर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है, राइट ए फंक्शन इंट स्क्वायर इनटू इंट एक्स टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स। यानी हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसके अंदर हमने इंटीजर एक्स की वैल्यू देनी है और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करवाना है। तो बिला ताखीर हम इसकी प्रोग्रामिंग कोड की तरफ चले जाते हैं ताकि हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर ले। तो मैंने इस प्रोग्राम की कोडिंग पहले से करके रखी है। अब हम इस कोडिंग को समझते हैं। देखें, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर इनटू इंट के नाम से एक फंक्शन को यहाँ पे बना लेना है। बेसिकली होता यूं है कि हमारा जो भी फंक्शन होता है वो हम अपने फंक्शन की जो सिग्नेचर होती है उसको हम वर्ड मेन के अंदर लिखते हैं, जबकि उसकी डेफिनेशन को हम अपने मेन के बाहर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इंट स्क्वायर इनटू इंट, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे फंक्शन का सिग्नेचर है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल n ले लिया है। उसको इनपुट कराने के लिए हमने प्रिंटफ की मदद से मैसेज दिया और उसको n के अंदर सेव कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ %d इज %d कॉमा n स्क्वायर इनटू n, यानी यहाँ पे हम अपने स्क्वायर के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर n की वैल्यू को पास कर देंगे। उसके बाद गेट ch हम अपना यहाँ पे अपने मेन को कंप्लीट कर रहे हैं। मेन के बाहर आके हम अपने इसी फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं। डेफिनेशन के अंदर हम अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो n की वैल्यू हमने यहाँ पे स्क्वायर के अंदर पास की थी वो यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन के अंदर इंट x के अंदर आ जाएगी। हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे x मल्टीप्लाई बाय x। इसका मतलब ये होगा कि हमारे x की जो वैल्यू है, यानी जो हमने मेन से n की वैल्यू पास की है, वो मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगी। हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं फटाफट से। एंटर एन इंटीजर नंबर, यहाँ पे मैं 5 एंटर कर देता हूँ, 5। तो इसका स्क्वायर 5 प्रिंट हो गया है। इट मीन्स हमारा फंक्शन ठीक तरह से काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर ये है कि एक ऐसा फंक्शन लिखें इंट पावर इंटू इंट एक्स एंड इंट वाई, मतलब उसके अंदर दो वैल्यूज हमने लेनी होंगी, टू कैलकुलेट एंड रिटर्न एक्स रेज टू पावर वाई। इसका मतलब ये है कि जो इंट एक्स होगा और जो इंट वाई होगा, इंट वाई पावर होगी जबकि एक्स हमारा कोई इंटीजर होगा, यानी एक्स की ताकत वाई के अंदर हम जो वैल्यू देंगे वो उसकी पावर बन जाएगी। तो आए अब हम इस प्रोग्राम की कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया था कि हमने एक पावर लेनी है, एक पावर नाम का फंक्शन बनाना है। यहाँ पे आप इंट x एंड इंट y भी ले सकते हैं, इंट a एंड इंट b भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, इंट a, b, p। इंट a यानी a की वैल्यू को इनपुट करेंगे और इसी तरह से b की वैल्यू को भी हम इनपुट कर लेंगे। पावर का हम फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर a, b यानी a और b फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की वैल्यूज़ को पास कर देंगे और उस आंसर को हम सेव कर लेंगे p के अंदर और हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे %d रेज टू पावर %d इज %d a, b, p, यानी ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड पावर। अब ये काम होगा कहाँ पे, ये काम हमारे पावर के फंक्शन के अंदर होगा जहाँ पे इंट x एंड इंट y है। a की वैल्यू x में आ जाएगी जबकि b की वैल्यू y के अंदर आ जाएगी। रिजल्ट के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्योंकि इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसलिए इसके अंदर हमने 1 रखा है। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेंगे c, मतलब c को 1 से स्टार्ट करेंगे और वो इक्वल टू y तक चला जाएगा और c को प्लस करेंगे। रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय x, यानी x को हम उतनी देर तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि वो y के इक्वल नहीं हो जाता।
और ये मल्टीप्लाई होके रिज़ल्ट के अंदर सेव हो जाएगा और इसी रिज़ल्ट RES के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम रिटर्न कर देंगे, जो कि यहाँ पे रिटर्न होके P के अंदर सेव हो जाएगी। प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। जी, फर्स्ट नंबर एंटर करें। मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ 3, सेकेंड नंबर में एंटर कर देता हूँ 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2 9 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 या एक्सरसाइज नंबर 3 ये है, राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। तो फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होगा, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ये होता है कि उस नंबर से पहले जितने भी नंबर्स आते हैं, यानी 1 से लेके उस नंबर तक तमाम नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब ये है कि सपोज 5 का आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो 5 को 4 से, उसको 3 से, उसको 2 से और उसको 1 से, यानी 1 से लेके 5 तक तमाम नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब हम इस प्रोग्राम की कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इस फंक्शन का सिग्नेचर बनाना है इंट फैक्टोरियल के नाम से, और इनटू इंट कोई भी वेरिएबल इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं इंट के साथ। इसके बाद हम अपने मेन के अंदर आ जाते हैं, मेन जो हमने कोडिंग करनी है उस पर आ जाते हैं। इंट n एक नंबर लेंगे और RES यानी रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर हम रिज़ल्ट को सेव कराएंगे। प्रिंटफ की मदद से मैसेज दिया और स्कैनफ की मदद से हम उस वैल्यू को n के अंदर स्टोर कर लेंगे। रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर हमने अपने फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर n की वैल्यू को पास कर दिया है। ठीक है, वहाँ से जो आंसर रिटर्न होगा वो RES के अंदर सेव हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कैलकुलेटेड फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर %d इज़ %d n, RES। और उसके बाद हम आप फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे हमने इंट x लिया हुआ है। n की वैल्यू जो हमने भेजी थी वो इंट x के अंदर आकर सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल या फैक्ट के नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने 1 स्टोर किया है। जहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे वहाँ पे हम वेरिएबल के अंदर 1 ही स्टोर करवाते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। c ले लें, i ले लें, किसी भी नाम से ले सकते हैं। c = 1, c <= x, यानी उस x तक हमारी ये लूप 1 से लेके उस नंबर तक चलेगी। और हम फैक्ट को क्या करेंगे, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय c, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर नेक्स्ट टाइम इसका जो आंसर आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 के साथ। फिर जो आंसर आ जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो आंसर आ जाएगा फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से हमने फैक्ट को रिटर्न कर देना है और वो फैक्टोरियल के अंदर आकर फिर वो RES के अंदर सेव हो जाएगा और उसको हमने फिर प्रिंट एफ कर लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 5, तो फैक्टोरियल 5 का 120 आंसर आता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 120 बनता है। इसी तरह से आप कोई भी नंबर देकर इस प्रोग्राम को आप रन करके टेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसा फंक्शन लिखना है जो 3 एंगल्स की इनपुट ले किसी भी ट्राइंगल की, और फिर बताए कि क्या वो एक सही वैलिड ट्राइंगल है या नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक वैलिड ट्राइंगल क्या होती है। एक वैलिड ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अगर हम तीनों एंगल्स को जमा कर लें तो उसका आंसर 180 आता है। आए अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने वॉइड ट्राइंगल इंटू इंट कोमा इंट कोमा इंट ले लिया है। यहाँ पे आप इंट x कोमा इंट y कोमा इंट z ये भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें किसी किस्म का एरर जनरेट नहीं होता। अब हम आ जाते हैं बेसिक इनपुट की तरफ। इंट a1 मतलब एंगल 1, a2 एंगल 2, a3 एंगल 3। प्रिंटफ की मदद से मैसेज दिया कि फर्स्ट एंगल की वैल्यू एंटर करें और स्कैनफ की मदद से हम कह रहे हैं कि a1 के अंदर उसको सेव कर दिया जाएगा। इसी तरह से सेकंड एंगल a2 के अंदर सेव हो जाएगा और एंगल 3 a3 के अंदर सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर तीनों वैल्यूज़ को पास भी कर दिया है, a1 a2 एंड a3। एंड अब हम आ जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इंट x y एंड z, इसके अंदर a1 a2 और a3 की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम के नाम से। सम के अंदर इन सब को प्लस कर लेंगे। सम इज इक्वल टू
x प्लस वाई प्लस जी। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये ट्रू या ये राइट एंगल है या ये वैलिड ट्रायंगल है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ़ की कि क्या सम इक्वल टू 180 है, कि क्या उसका सम अगर इन सब को जमा कर लेते हैं कि क्या वो 180 के इक्वल आता है। अगर तो वो 180 के इक्वल आता है तो मैसेज देंगे कि ये एक वैलिड ट्रायंगल है, वरना हम मैसेज दे देंगे कि ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। मैं फर्स्ट एंगल की वैल्यू इनपुट करता हूँ 50, सेकंड की मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 40, नेक्स्ट की मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ 60। तो वो एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इन तीनों को जमा करने के बाद 180 नहीं बनता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कि कैसा फंक्शन लिखें जो आपसे अमाउंट की इनपुट ले और आपसे ये पूछे कि इसके ऊपर कितना आपको प्रॉफिट होना है, उसकी परसेंटेज बताएं और आपको बताए कि आपको कितने इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी मिलनी है। यानी आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, उसके ऊपर आपको 7% या 15% आपको प्रॉफिट मिलना है। वो प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेट करके आपका फंक्शन आपको बता दे। तो अब हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे फ्लोट इंटरेस्ट के नाम से एक फंक्शन लेंगे। इंटरेस्ट के नाम से हमने फंक्शन बना लिया और इसके अंदर दो वैल्यूज़ को हम पास करेंगे। एक तो हमारी अमाउंट हो जाएगी, दूसरी हमारी उसकी परसेंटेज हो जाएगी। हमने यहाँ पे फ्लोट नाम के डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं, जैसे अमाउंट पैसे कितने हैं, इंटरेस्ट परसेंटेज कितनी है, कितने फ़ीसद आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलना है, और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है वो हम कैलकुलेट करके इंटरेस्ट अमाउंट में सेव करेंगे। एंटर अमाउंट मैसेज दिया, स्कैनएफ की मदद से अमाउंट में उसको सेव करेंगे और इसी तरह से इंटरेस्ट परसेंटेज के अंदर हमने हमारा परसेंटेज को सेव किया है। नेक्स्ट इंटरेस्ट अमाउंट के हमने इक्वल कर दिया है इंटरेस्ट का फंक्शन इनटू अमाउंट को भेज दिया और इंटरेस्ट परसेंटेज को फंक्शन कॉल के थ्रू भेज दिया है और ये सारा आंसर कैलकुलेट होके इंटरेस्ट अमाउंट के अंदर हमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम लाइन में हमने क्या किया कि प्रिंटएफ की मदद से लिखा कि कैलकुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट इज परसेंटेज एफ कोमा इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट जितनी है वो हमारे पास आ चुकी होगी तो उसको हम यहाँ पे सिंपल आउटपुट कर देंगे प्रिंटएफ की मदद से। अब हम फंक्शन डेफिनेशन में आते हैं। फ्लोट इंटरेस्ट इनटू फ्लोट AMT अमाउंट कोमा फ्लोट PER मतलब परसेंटेज। तो जो हमने मेन से अमाउंट भेजी है और इंटरेस्ट परसेंटेज भेजा है, यानी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हमने पास की हैं वो आके यहाँ पे सेव हो जाएगा, यानी फ्लोट अमाउंट में आएगा और फ्लोट परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। अब हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं अमाउंट को मल्टीप्लाई करो परसेंटेज वैल्यू के साथ और उसको डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो आपके पास आपकी इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी और उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर अमाउंट पोस्ट मैंने 5000 रुपये जमा करवाए हैं और इंटरेस्ट की परसेंटेज मुझे है 15%। तो आफ्टर इंटरेस्ट मुझे जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं वो इंटरेस्टेड अमाउंट कितनी है 7500 रुपये है, यानी मुझे जो इसके ऊपर 50,000 के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो 7500 रुपये होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि कैसा फंक्शन लिखें जो एक नंबर की इनपुट ले और डिस्प्ले करे इसके डिजिट्स के दरमियान स्पेसेस डाल के। यानी कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, सपोज हम उनको 5 नंबर्स ले लेते हैं या 5 नंबर्स पर मुश्तमिल एक डिजिट ले लेते हैं और आपका वो प्रोग्राम उन नंबर्स के दरमियान खाली जगह यानी स्पेस ऐड करके आपको नंबर्स डिस्प्ले करे। इसके कोडिंग की तरफ चलते हैं और फिर इसकी वहीं पे सारी वजाहत भी देखते हैं। यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि हमने सबसे पहले अपने फंक्शन के सिग्नेचर को यहाँ पे मेंशन किया है सेपरेट डिजिट्स, और यहाँ पे हम अपने उस नंबर को यानी n को क्या करेंगे पास करेंगे। इसके बाद हमने एक नंबर का NUM का एक वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि 5 डिजिट का एक नंबर एंटर करें और उसको NUM के अंदर सेव कर लिया। हमने सेपरेट डिजिट्स नाम का जो फंक्शन बनाना है उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सिंपल, और getch एंड फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आके हम इसी को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इंट rem हमने एक सिंपल एक वेरिएबल ले लिया है। यहाँ पे फॉर लूप हमने यूज करनी है 10,000 से, यानी सपोज हमारे पास जो 5 डिजिट नंबर होगा उसको अगर हम 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक डिजिट
सेपरेट हो जाएगा। और कहाँ तक चलनी है, n नॉट इक्वल टू 0। एंड इसके अंदर जो हमने इंक्रीमेंट करनी है या डिक्रीमेंट करनी है वो होगी d इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 10। यानी इसी 10,000 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका एक डिजिट कम हो जाएगा और ये 1000 रह जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे REM इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय d एंड n मोड बाय d प्रिंट f मॉडुलस d कोमा REM कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, आपको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। पोज कर लेते हैं कि हमने एक नंबर एंटर किया, वो है 5 6 7 8 9। ये हो गया है 5 डिजिट का नंबर। अब सिंपल सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो फॉर लूप है उसने 10,000 से चलना है। हम ये भी चेक करना है कि क्या नंबर 0 के इक्वल नहीं है। और फिर d जो हमारी फॉर लूप है वो हर दफ़ा 10 टाइम्स 10 गुना कम होती जाएगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि REM में क्या है, REM इज इक्वल टू n डिवाइड बाई d। n के अंदर तो हमारा ये है। अब हमने क्या किया है, REM इज इक्वल टू n डिवाइड बाई d। n डिवाइड बाई d का मतलब ये है 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 10,000। अगर हम इसको 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 5। n के अंदर हमने फिर क्या सेव कर देना है, n मोड बाई d। n मोड बाई d का मतलब ये है 5 6 7 8 9 मोड बाई 10,000। तो आंसर पीछे क्या बच जाएगा, 6 7 8 9। ऐसे है। अब नेक्स्ट टाइम 6 7 8 9 ये अब n की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स हमारे पास 5 जो था वो सेपरेट हो गया है। अब 6 7 8 एंड 9 रह गया है। अब जो कि n की वैल्यू 6 7 8 9 है ये आ जाएगी। अब फॉर लूप के अंदर क्या होगा, उसको 10 गुना कम कर दिया जाएगा। फॉर लूप के अंदर पहले क्या था, वो 10,000 से स्टार्ट हो रही थी। अब उसको जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो पीछे 1000 बच जाएगा। तो सिंपल अब क्या होगा, ये देखिए ज़रा, रिमार्क्स के अंदर REM या रिमाइंडर के अंदर क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 डिवाइड बाय 1000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 6। और n के अंदर अब हम क्या सेव करेंगे, 6 7 8 9 मोड बाय 1000। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 7 8 9 सॉरी। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा था, 7 8 9। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होगा, यानी हमारे पास 6 भी बच गया। 6 भी हमने प्रिंट करा दिया था प्रिंट एफ की मदद से। यहाँ पे पहले 5 भी प्रिंट हो गया था। अब नेक्स्ट क्या होगा, REM इज इक्वल टू जो अब n की नई वैल्यू है वही यूज़ होनी है, 7 8 9 डिवाइड बाय, जब 1000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। अब 7 8 9 डिवाइड बाय 100 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। यानी 100 ज़रब 7 700 और 89 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। n इज इक्वल टू 7 8 9 मोड बाय 100। तो आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, जो आंसर आपका बचा वो 89 बचेगा। अब जो हमने REM के अंदर जो आंसर था वो हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया है। अब अगली दफ़ा क्या होगा, इसी तरह से REM इज़ इक्वल टू 89 डिवाइड बाय 100 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या रह जाएगा, 10। यानी इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 8 80। तो 8 आपका सेपरेट हो गया है। 7 5 6 7 8 9 में सब देखिए सारे नंबर्स किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं। अब n की जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n इज़ इक्वल टू 89 मोड बाय 10। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या बच जाएगा, 9। 10 को 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। यानी जो हमारी फॉर लूप के अंदर जो डिवाइडर लगा हुआ है तो वो बन जाएगा 1। यानी d तो अब हमारा हो जाएगा 1। तो अब हम REM के अंदर क्या होगा, REM इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, 9 डिवाइड बाय 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 ही। n के अंदर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n मोड बाय d। यानी n की वैल्यू क्या है, 9।
मोड बाय 1 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर तो हमारा कोई है ही नहीं। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है, यानी 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे नंबर हमारे इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज देता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 और एंटर कर देता हूँ। तो 4, 5, 6, 7 और 8 बिल्कुल सेपरेट होके प्रिंट हो गए हैं और दरम्यान में हमने /t लगाया था, जिसकी वजह से ये सारी स्पेसिस आपको नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी मदद से हमने किसी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। तो आइए अब हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेबल के लिए एक वेरिएबल लिया हुआ है int n, जो इस नंबर को हमने एंटर करना है, और यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को इनिशियलाइज किया हुआ है। और उसके बाद बात आ जाती है एंटर एक नंबर करें, स्कैनफ की मदद से n के अंदर सेव कर लेंगे। टेबल को हमने n की वैल्यू को पास कर दिया है और उस टेबल को हम यहाँ पे अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल भी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने int t, इसके अंदर हमने n की वैल्यू को रिसीव कर लिया है और फार लूप की मदद से हमने इसको 1 से लेकर स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है। यानी नॉर्मली हमारे टेबल 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 10s are 20, तो वो 10 तक ही हम नॉर्मली प्रिंट कराते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 20 कर देंगे तो 2 का टेबल 20 तक प्रिंट हो जाएगा। कोई भी नंबर का टेबल 30 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो 10 की जगह पे आप 30 कर दें, 40 कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने सिंपल क्या किया है, %d मल्टीप्लाई बाय %d इज इक्वल टू %d, ठीक है। और उसके बाद \n लगाया है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ पे तो हमारा वो नंबर आएगा इस d की जगह पे, सबसे पहले जो भी हमने नंबर एंटर करना है वो, इसकी जगह पे हमारी फार लूप की मदद से वैल्यूज़ आती रहती होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद जो इक्वल होता है वो वैल्यू आती होती है जब हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, t मल्टीप्लाई बाय c कर दिया है, जो कि हमारी फार लूप की वैल्यूज़ होंगी। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एक मैं नंबर एंटर करता हूँ 5, एंटर प्रेस करता हूँ तो 5 का टेबल 1 से 10 तक प्रिंट हो गया है। इसी तरह से आप इसके अंदर कोई भी नंबर एंटर करके इस प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद प्रैक्टिकल्स एंड मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल पंजाब एजुकेटर्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।